Hello दोस्तों, I hope you all are doing good. So today we will be discussing our next right, that is the cultural and educational right. So इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी NIOS क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट ये 6 रहने वाला है, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये काफी सिग्निफिकेंट टॉपिक है, लाइक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से एक टॉपिक, एक राइट ये भी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो इसको हम काफी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट पूरी वीडियो देखिए सो दैट कि यू कैन गेट आउट ऑफ दिस वीडियो अ लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिग्निफिकेंस है वो बता देता हूँ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आई विल बी टीचिंग यू द राइट्स एज वेल एज द देयर प्रेजेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये जो राइट है इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसमें कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, ये दो आर्टिकल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें जानने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज आपको ये समझनी है कि ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये जो है ना काफी सिग्निफिकेंट भी है। लाइक हमें इसके अंदर काफी सारे राइट्स का पता चलता है कि यहाँ पर जो आपको ये तो पता होगा कि हमारे यहाँ पर काफी सारे जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस करे जाते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो हिंदुइज्म हो, चाहे फिर वो बुद्धिज्म हो, चाहे फिर वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, चाहे फिर वो जुडाइज्म हो, चाहे फिर वो मुस्लिम हो। ठीक है, तो बहुत सारे जो, और यहाँ पर एथिस्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन सारे धर्म के साथ साथ यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम्स आ जाते हैं, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म और जुडाइज्म, और आपके जो है एथिस्ट भी आते हैं, और जैनिज्म यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, जैनिज्म। ठीक है, अब ये जैनिज्म की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आते हैं। अब देखिए ये कुछ रिलीजन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म और ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ठीक है, ये कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता है, देखिए अगर आप किसी एक फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करते हैं, इफ यू विजिट टू अ फॉरेन कंट्री, और आप कहीं विदेश जाते हैं, तो आप वहां पर जो ना फॉरेनर्स को देखेंगे, लाइक आपको जो ना कोई भी पर्सन नोन नहीं मिलेगा जिसे आप जानते हो। ठीक है, वहां पर सारे के सारे अननोन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर अगर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन, एक हिंदू मिल गया, फिर इंडियन मिल गया। ठीक है, हिंदू छोड़िए, इंडियन मिल गया। ठीक है, इंडियन में कोई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकते हैं, बुद्धिज्म भी हो सकते हैं, जैनिज्म भी हो सकते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे भाई साहब आप इंडियन हो, चलिए यार बहुत बढ़िया बात है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कम से कम यहाँ तो आपसे मुलाकात हुई। यानी अगर हमें ऐसी जगह पर कोई और मिल जाए, कोई एक अपनी कंट्री का मिल जाए, तो हमें क्या लगता है कि यार कहीं ना कहीं अब हमारा जो वक्त है ना वो आराम से कट जाएगा। ठीक है, यानी हम वहां पर अपने आप को एक तरीके से सिक्योर फील करने लगते हैं। ठीक है, अब वहीं पर हमारे यहाँ पर जो मेजोरिटी में हिंदू पाए जाते हैं, मुस्लिम पाए जाते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर ये जो रिलीजन्स हैं ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। माइनॉरिटी इन द सेंस कि यहाँ पर इनकी जो नंबर ऑफ पीपल है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल वो काफी ज्यादा लेस है, यानी बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अब देखिए रिलीजियस तो एक बेस हो गया। ठीक है, रिलीजियस तो एक बेस हो गया। यहाँ पर दूसरा जो बेस आता है ना वो आता है लैंग्वेज। Now we already know that we have a diversity in terms of language in our country. ठीक है, we have a diversity in terms of language in our country. ठीक है, लाइक बहुत सारी भाषाएं जो ना हमारी कंट्री में बोली जाती हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ पर बोली जाती है। इवन जो ट्राइब्स है, वी हैव नो आइडिया अबाउट देयर लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, बट हाँ वी नो सम ऑफ द लैंग्वेजेस, एंड देयर आर 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड अंडर शेड्यूल 8। ठीक है, शेड्यूल 8 में 8 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। ठीक है, 8 लैंग्वेजेस हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में 8 लैंग्वेजेस दे रखी हैं जो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर भी हम एक माइनॉरिटी जो होती है ना, माइनॉरिटी होती है, उसे डिसाइड करते हैं। अलॉन्ग विद
रिलीजन, अलॉन्ग विद रिलीजन हम लैंग्वेज को भी एक आधार मानते हैं कि जो लैंग्वेज है वो भी एक बेस हो सकता है माइनॉरिटीज को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कुछ पीपल हैं, लाइक दो लोग हैं जिनकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, ठीक है। वहीं पर कुछ, यानी मान लीजिए दो मत मानिए, ठीक है, 100 या फिर आप मान लीजिए 10,000 के जो ना पीपल हैं जिनकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, ठीक है। वो ना तो जो लैंग्वेज शेड्यूल 8 में लिखी हुई है उनमें से एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 10,000 के पीपल है ना, इनके पास कुछ राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसे पीपल हैं जिनका लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज के साथ साथ रिलीजन भी अलग है, यानी उनका धर्म भी अलग है, तब भी उनके पास कुछ राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, ठीक है। यू गॉट दिस। चलिए आगे चले। तो यहां पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों ही देखी जाती है। अब मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं डस्टर बार। देखिए ये सबसे ज्यादा मुझे टीडियस काम लगता है, नहीं बहुत थका देने वाला काम लगता है मुझे मित्रों का, ठीक है। अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए रफ कर देता हूं, फिर हम आपको आर्टिकल 23 बताता हूं कि वो क्या कहता है, ठीक है। यानी जो आपकी बुक में लिखा है ना वो सेम यही लिखा है, बस मैं आपको जो ना इसमें थोड़ा सा एक जो मिर्च मसाला सा है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ऐड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको जो है बेहतर जानकारी मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करते हैं अब सबसे पहले इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल की, दैट इज द आर्टिकल 29, ठीक है। 29 यानी आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको यहां पर समझनी है कि यहां पर प्रोटेक्शन दी गई है, यानी सेव कर रहा है, सुरक्षा प्रदान करी गई है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट की किसकी, माइनॉरिटीज की, ठीक है। तो माइनॉरिटीज हमारी कंट्री में कितने प्रकार की है, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया, रिलीजियस और लैंग्वेज के आधार पर, दोनों आधार पर माइनॉरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 29 कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा सेक्शन है, एक वर्डिंग है, सेक्शन ऑफ सिटीजन, यहां पर ये कहता है कि एक कोई भी सेक्शन है सोसाइटी का, कंट्री का, या कुछ भी हो, ठीक है। और ये जो सेक्शन है, मानकर चलिए ये जो सेक्शन है यहाँ पर 10,000 मेंबर है, 10 के मेंबर्स, और ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये 10,000 मेंबर है, इनका एक डिस्टिंक्ट TINCT, हमेशा मैं स्पेलिंग भूल जाता हूं, ठीक है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, और अपने कस्टम इनके खुद के हैं, ठीक है। ये कस्टम्स यानी इनके जो संस्कार वगैरह जो भी हैं, ठीक है, इनके खुद के हैं, ठीक है। तो इनको ये अगर इनके पास ये सारी चीजें, एक अलग लैंग्वेज, एक अलग कल्चर, एक अलग कस्टम, तो इनके पास ये अधिकार आर्टिकल 19 में कुछ अधिकार मिलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर, जस्ट अ सेकेंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसको जो है ना स्टेट के द्वारा फंड और एडमिनिस्टर करा जा रहा है, ठीक है। यानी स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, स्टेट का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो यहां पर रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नहीं मतलब कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई पर्सन है, कोई ग्रुप है, सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है, ये खाली माइनॉरिटीज के लिए नहीं है,
देखिए ये सेक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे फिर वो देखिए माइनॉरिटी जो है वो रिलीजियस और लैंग्वेज के आधार पर ही नहीं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। हिंदू में कुछ ऐसी, अगर हिंदुओं में हो या मुस्लिम्स में हो, उनकी कुछ अलग लैंग्वेज, अलग कस्टम्स, अलग कुछ है, लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है, लैंग्वेज है, ठीक है, अलग उनका कल्चर है, तो वो भी माइनॉरिटीज में कहलाएंगे और उनको भी सेम राइट मिलेगा, ठीक है, सेम राइट मिलेगा। तो यहाँ पर सेक्शन ऑफ द सिटीजन का मतलब है सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन, हर एक पर्सन यहाँ पर इंक्लूड है, अगर उसका डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट लैंग्वेज है तो उसको यहाँ पर जो है ना ये कहा गया है आर्टिकल 29 पर कि उसमें उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर एक पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा रन करा जा रहा है तो वहां पर उसमें वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सिटीजन एडमिशन ले सकता है, उसको एडमिशन के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या फिर कास्ट या फिर रेस या फिर लैंग्वेज, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है। यहां पर ये बात आपको समझ में आएगी। चले आगे, चलिए, तो सिंपल सी बात है कि स्टेट रन में माइनॉरिटीज थोड़ी ना, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर स्टेट के द्वारा रन करा जाना तो माइनॉरिटी के साथ साथ जो मेजोरिटी में है ना पीपल, उनके भी राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है कि वो अगर स्टेट के द्वारा रन हो करा जा रहा है तो वहां पर किसी भी बेसिस के ऊपर भेदभाव नहीं होगा, उनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है, ठीक है। अब माइनॉरिटीज के बारे में देख लेते हैं। जो आर्टिकल 30 है वो डील करता है माइनॉरिटीज के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए ये जो आर्टिकल 29 रिवाइज कर लेते हैं कि 29 जो है एक ऐसा सेक्शन है जिसका डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कस्टम्स है, ठीक है। वो उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे और लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट के द्वारा रन करे जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्शन है खाली इन्हीं को नहीं, जो मेजोरिटी में है ना उनको भी यही दी जाती है कि उनको भी इस बेसिस पर जो है ना बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के साथ साथ हर एक सिटीजन के बारे में यहाँ पर सोचा गया, ठीक है। चले आगे, चलिए, ये फिर घटोने का काम ये मुझे बहुत ज्यादा क्लियर लगता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये ब्लैक वाला मार्कर दिख नहीं रहा है शायद, है ना। चलिए रेड वाले से करते हैं काम। दादाजी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। दादा देखिए गुजराती बोलते हैं बड़े भाई को, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े भाई का ही मतलब है यहाँ पर, ठीक है। आप मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, आप मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, छोटों के लिए छोटे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आर्टिकल 30 की बात करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 कुछ नहीं कहता कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ये जो कुछ नहीं कहता राइट, मैं समझा दूंगा तो कुछ कहेगा कहां से, ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए, अधिकार माइनॉरिटीज का एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। अब यहाँ पर पहली चीज यहाँ पर आपको ये समझना है इस आर्टिकल में कि माइनॉरिटीज अपने जो कल्चरल चीजें, अपने अधिकारों को सिक्योर करने, चाहे फिर वो उनका लैंग्वेज हो, चाहे फिर वो उनका कल्चर हो, उसको सिक्योर करने के लिए ये देखिए, चाहे फिर वो उनका रिलीजन ही क्यों ना हो, इनको सिक्योर करने के लिए उनके पास ये राइट है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सके। तो ये क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चले आगे, चलिए, तो यहां पर उनकी चॉइस बनी रहेगी। अब देखिए दूसरी चीज यहां पर आती है, दूसरी चीज पहले मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। 44th अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, ठीक है, ये बात आपको समझ में। 44th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बाद यहां पर जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था, यानी इट वाज रिपील्ड, ठीक है, रिपील्ड कर दिया गया था। तो यहां पर ये कब हुआ था? 1978 में, ठीक है, ये हटा दिया गया, ठीक है। तो यहां पर आपको ये तो पता चल जाएगा कि यहां पर ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, यहां पर किसी का भी राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इस केस में यहां पर ये चीजें बदल जाती हैं जब आर्टिकल 30 पिक्चर में आता है, जब माइनॉरिटीज की बात होती है।
ये माइनॉरिटीज की बात होती है ना, तब ये पिक्चर में आता है और ये पावर से हट जाता है। ठीक है, अब माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, माइनॉरिटीज का एक इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो उन्होंने किसी प्रॉपर्टी पे बना रखा है। ठीक है, अब होता यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो रोड बना रही है या फिर कोई भी हाईवे बना रही है, ठीक है, हाईवे बना रही है, तो उसको जो है ना, ये बीच में रास्ते में एक इनका माइनॉरिटीज का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ रहा है। ठीक है, अब ये इसको जो है ना यहाँ से ले सकती है, ये यहाँ की जो जमीन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, यहाँ की जो जमीन है वो ले सकती है। ठीक है, इस केस में जो क्या है, यहाँ पर जो दूसरों को जो ये जो लीगल राइट है 300A, जो लीगल राइट आपको दिख रहा है, ये यहाँ लिख दो, देखिए ये जो लीगल राइट है 300A में पहुंचा दिया गया है, लीगल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी क्लेम हो या ना हो, जो भी क्लेम देगी सरकार को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, राइट टू प्रॉपर्टी अलग है, ये लीगल राइट है यहाँ पर एज अ, मगर यहाँ पर जब ये रोड हाईवे बनाएगी ना, तो स्टेट को यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनके जो एजुकेशन, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए उनको कंपेंसेशन देना होगा, कंपेंसेशन देना होगा, मैंडेटरी है ये। ठीक है, ये मैंडेटरी है, यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ज्यों का त्यों ही है। ठीक है, उनके लिए फंडामेंटल ये राइट है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ये कहां पर लिखा है, आर्टिकल 30 में। ठीक है, कैसे कि the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of minority educational institutions shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. ठीक है, this provision was added कब, 44th अमेंडमेंट में, जब ये वाला हटाया गया था तभी यहाँ पर ये ऐड कर दिया गया था कि इनका जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका एब्रोगेट नहीं होगा। इनको राइट टू प्रॉपर्टी, अगर इनकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे फिर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या किसी भी चीज की हो, वो गवर्नमेंट उसके लिए कंपेंसेशन देगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात, चले आगे, चलिए। ठीक है, अब दूसरी चीज, तीसरा प्रोविजन यहाँ पर ये आता है कि भाई साहब, तीसरा ये है कि अगर स्टेट जो है, स्टेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको एड प्रोवाइड करा रहा है, मदद प्रोवाइड करा रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एड प्रोवाइड कराने में ऑन द बेसिस ऑफ कि ये इसकी जो लैंग्वेज है ये मैं नहीं जानता हूँ, या फिर इसका जो रिलीजन है वो बहुत अलग है। ठीक है, या फिर यहाँ पर दूसरे कल्चर वगैरह प्रैक्टिस करे जाते हैं, तो इस बेसिस पर जो है ना, स्टेट जब मदद प्रोवाइड करा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो इन बेसिस पर जो है ना भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं करेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर वो एक के लिए प्रोवाइड करा रहा है तो उसको सबको एड प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आर्टिकल है इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो 3 प्रकार के हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये सबसे बड़ी परेशानी है मिटाने की, जस्ट अ सेकंड। अभी यहाँ पर ये सिंपल सी बात, 3 प्रकार के। पहला इंस्टीट्यूशन जो है जिसमें जो स्टेट के द्वारा, ये क्या होता है, क्यों नहीं चलता हाथ, रिकॉग्निशन और एड भी है, दोनों चीज प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पर जो है स्टेट क्या करेगा, स्टेट देखिए, दूसरा भी लिख देता हूं, यहां पर स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन है मगर एड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों केसेस में जो स्टेट है वो जो है ना, सिलेबस हो, टीचर की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई भी चीज हो, तो यहां पर ये प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, तो स्टेट यहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, इन दोनों केसेस में। ठीक है, दूसरा, स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन और एड नहीं दी जा रही, पहले में स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन और एड भी दी जा रही है। ठीक है, तीसरा आता है जो पूरी तरह कंप्लीटली एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटीज के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया है, उन्हीं के द्वारा वहां पर सारी चीजें हो रही हैं, तो यहां पर स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है,
यहाँ पर स्टेट ये नहीं कह सकता कि तुम्हें इस तरीके से क्या नाम है रिक्वायरमेंट करनी है टीचर्स की, या फिर तुम्हें इस तरीके से कुछ करना है, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से लाना है। मगर हाँ एक चीज है कि जो जनरल लॉज होते हैं ना, तीसरे केस में जो जनरल लॉज होते हैं, ताकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटीज के द्वारा भी एस्टैब्लिश करे गए हैं, वहां पर एक तरीके से जो लेवल है ना एजुकेशन का उसको मेंटेन रखने के लिए जो जनरल लॉज हैं वो तो इनको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो टैक्स का लॉ हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज का लॉ हो, ठीक है, जनरल लॉज है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये दोनों आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारे, ठीक है। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो आपको कैसे लगी वीडियो, कंप्लीट हो गया वैसे तो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपका एक और बचा अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट, दैट इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचार, इसे बोलते हैं हम सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जरूर से, ठीक है। तो देखिए कल जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ठीक है, वी आर रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट, बट हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे लिए वहां पर जगह भी नहीं होगी, बट वी विल सी लाइव, ठीक है, दैट, ठीक है। तो आप भी जरूर से दिए जलाइए अपने घर में, ठीक है। देखिए एक तरीके से जो है शांति मिलती है सारी चीजों करने से, ठीक है। रिलीजन आपको मैंने बताया कि लास्ट वाली क्लास में कि रिलीजन जो है ना कहीं हम सबको जोड़े रखता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है सोसाइटी में। तो यू ऑल हैव टू जस्ट डू प्रेयर टू द गॉड्स, ठीक है, कि आप जरूर सक्सेस हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी क्वेरीज को पूछना मत भूलिएगा। सबके लिए, चाहे आप व्हाट्सअप हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जाकर टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, सबके लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।